तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ हाँ। ओके, तो आज हम लोग नेटवर्क कोर में डेटा का एक्चुअल ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसके पीछे क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो ये टुडे लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट में दो पार्ट है, एक कोर पार्ट है एंड एक एज पार्ट है। ओके, तो you can see that this is a small network of network where these uh, the the things that are shown in red color are the core part। इस राउटर से लेकर के ये जो राउटर्स हैं, these राउटर्स, इनके बीच में जो लिंक्स हैं, all these forms the core part of the network। okay, and here you सर can। एक मिनट, एक क्वेश्चन था हाँ कि हाँ सर ये नेटवर्क कोर और नेटवर्क मतलब एक्सेस नेटवर्क और नेटवर्क एज, ये तीनों मतलब किससे है, मतलब किसका पार्ट है? ये स्ट्रक्चर है नेटवर्क का या इंटरनेट का हाँ, इंटरनेट का कंपोनेंट क्या स्ट्रक्चर है? है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है। हम्म। तो मतलब वही से वो पूछना था, ये तीनों टॉपिक उसी के अंदर आता है ना? हाँ हाँ। क्योंकि ये तीनों आपस में ही बहुत बड़ा टॉपिक है अकेले ही, तो हम्म मतलब इसीलिए पूछ रहा था। हम्म। तो ये पूरा इंटरनेट का ही पार्ट है। ओके, तो इंटरनेट के को हम दो पार्ट्स में व्यू कर सकते हैं। एक है कोर पार्ट। ओके, आई थिंक आपने कुछ इनिशियल लेक्चर शायद मिस कर दिए होंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आया। तो एक है एज पार्ट, दूसरा है कोर पार्ट। तो एज पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। एज पार्ट में आपके एक्सेस नेटवर्क्स होते हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं। लाइक आप यूनिवर्सिटी नेटवर्क हो गया आपका, आपको कहीं पर वाईफाई जो है ना, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर जो वाईफाई मिल रहा है, दैट इज़ द एज पार्ट। इसके बाद आप घर पे जो नेटवर्क बना रहे हैं, होम नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एज पार्ट। ओके, एंड देन एज पार्ट में जो ही आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। ओके, तो जो डिवाइसेस है वो डेटा ट्रांसमिशन जो ना जनरेट हो रहा है, डेटा ट्रांसमिशन जो स्टार्ट हो रहा है वो एज पार्ट से हो रहा है, और वो हो एक एज पार्ट से दूसरे एज पार्ट पर जाके खत्म होता है। तो फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज मोबाइल फ़ोन, और ये मोबाइल फ़ोन कुछ डेटा जनरेट करता है, एंड ये जो डेटा है वो सपोज इस डेस्कटॉप को जाना है। तो डेटा यहाँ से इनिशिएट हुआ और यहाँ पर जाकर कंज्यूम हो गया। तो एज पार्ट पर डेटा जनरेट हुआ, और एज पार्ट पर किसी अदर एज पार्ट पर ही या सेम एज पार्ट में भी कहीं कंज्यूम हो सकता है। ओके, नाउ ये जो एज पार्ट है इसका तो रोल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे काम करते हैं ब्रीफ में, और थ्रू आउट द सिलेबस हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट नाउ लेट्स फोकस ऑन द कोर पार्ट। तो जो कोर पार्ट है उसमें मेनली आपके स्विचेज एंड राउटर्स होते हैं, एंड देन हाई स्पीड लिंक्स होती हैं। ओके, सो जो कोर पार्ट है इसका काम क्या है कि जो एज पार्ट पर जो डेटा जनरेट हुआ है, इस डेटा को किसी तरीके से जो डेस्टिनेशन है उस डेटा की वहां तक पहुंचाना। ओके, तो एज पार्ट में आपके दो चीज़ें हैं मेनली, राउटर्स एंड समटाइम्स यू मे हैव स्विचेज ऑल्सो। सो राउटर्स एंड द हाई स्पीड लिंक्स। तो आप देख सकते हैं दिस इज ए नेटवर्क। तो जनरली कोर पार्ट में आईएसपीज के नेटवर्क्स होते हैं। सो दिस मे बी आईएसपी नेटवर्क। नाउ ये जो राउटर है ये कोर पार्ट और आपके एज नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। सो दिस विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोर पार्ट। ओके, सो कोर पार्ट में आपके राउटर्स और हाई स्पीड लिंक्स हैं, और इनका काम क्या है कि जो डेटा एज पार्ट में जनरेट हुआ है उसे ले जा करके समहाउ टुवर्ड्स डेस्टिनेशन भेज देना है। अब वो कैसे भेजते हैं वो पूरे हम थ्रू आउट द सेमेस्टर वी विल स्टडी, कि जो है ना ये आपका एज पार्ट पर जो जनरेटेड डेटा है उसे ये कोर पार्ट डेस्टिनेशन तक कैसे ले जाता है। ठीक है, सो पूरे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ ये तो हो गया कि आपका कोर पार्ट में राउटर और स्विचेज हैं और दे आर इंटरकनेक्टेड। नाउ नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ दिस डेटा इज ट्रांसपोर्टेड, व्हाट आर द टेक्निक्स बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो सबसे पहले जो डेटा ट्रांसफर करने के जो तरीके हैं, जो दो एक्चुअली जो आपके कोर पार्ट में दो अप्रोचेस फॉलो होती हैं जनरली। वन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग एंड सेकंड इज पैकेट स्विचिंग। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओके, सो लेट्स कम टू द सर्किट स्विचिंग। सो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि
suppose this is the mobile phone. That mobile phone is generating data to maybe for this desktop, oh sorry ये वाला ले लेते हैं, this server. Okay, so this mobile phone is generating some data and this data should be reached to this server, and also maybe the case that this server is also replying with some data and that data should also reach back to the mobile phone. Okay, so जैसा कि मैंने बताया इन दो डिवाइसेस के बीच में ये जो डेटा ट्रांसफर दिखाया जा रहा है ये दो टेक्निक्स के थ्रू हो सकता है. वन इज सर्किट स्विचिंग एंड सेकंड इज पैकेट स्विचिंग. तो सबसे पहले हम सर्किट स्विचिंग डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सर्किट स्विचिंग एक्चुअली ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि टेलीफोन में डोमिनेट हुआ करती है एंड इट इज ये जो स्विचिंग टेक्निक है दैट हैव कम फ्रॉम टेलीफोन नेटवर्क. ओके, एंड स्टिल मैनी टेलीफोन नेटवर्क्स एक्चुअली यूजेस दैट. तो सर्किट स्विचिंग में एक्चुअली क्या होता है कि व्हाट वी अज्यूम हियर कि सेंडर और जो रिसीवर हैं इन दोनों के बीच में एक पाथ इस्टेब्लिश किया जाता है और पाथ में जितने भी बीच में राउटर्स पड़ते हैं, सो फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, वी विल सी दैट का पाथ कैसे डिसाइड होता है, बट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दिस पाथ इज फाइनलाइज्ड समहाउ. नाउ सर्किट स्विचिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होने से पहले ये जो पाथ है ये सेटअप होता है. ठीक है, पाथ डिसाइड हो गया, डिसाइड होने के बाद सेटअप होगा पाथ. तो पाथ सेटअप से मेरा मतलब है कि जो इंटरमीडिएट राउटर्स और जो लिंक्स पड़ेंगी यहाँ पर रिसोर्सेज रिजर्व होंगे इस डेटा ट्रांसमिशन के लिए. तो पहले इस लिंक और इस राउटर के बीच में एक तो बैंडविड्थ तय होगी कि आपको कितनी डेटा रेट रिजर्व करनी है. सो एक डेटा रेट रिजर्व हो जाएगी एंड यहाँ पर जो है बफर स्पेस और जो भी स्पेस रिक्वायर्ड है दैट विल बी रिजर्व ऑल्सो. सिमिलरली इस लिंक पर भी कुछ बैंडविड्थ रिजर्व हो जाएगी इस ट्रांसमिशन के लिए एंड कुछ बफर पर यहाँ स्पेस और जो भी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी ऑल्सो रिजर्व. दैट सो यहाँ पर हम जो है ना इन चीज़ों को रिसोर्स से रेफर करते हैं. ओके, सो एक्सक्यूज मी सर, स्टूडेंट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं सर. ओके, तो ड्यूरिंग द कॉल सेटअप व्हाट हैपन्स, सबसे सर्किट स्विचिंग में एक्चुअली दो फेसेस होते हैं. पहला फेस होता है सेटअप फेस. ओके, सो देयर आर टू फेसेस इन द सर्किट स्विचिंग. सेटअप फेस. सो सेटअप फेस में क्या होता है, आपका पूरा पाथ सेटअप होता है और रिसोर्स रिजर्व होते हैं एंड देन डेटा ट्रांसफर. जिसमें एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन होगा. तो अभी हम सेटअप फेज की बात कर रहे हैं. ओके, तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है किसी किसी बुक में 3 फेज में करके, मतलब सर्किट पहले सबसे पहले लिखा रहता है. हाँ, तीसरा होगा टीयर डाउन. में डेटा, हाँ तीसरा टीयर डाउन. वाले में से लिखा रहता है सर्किट डिस्कनेक्टेड, मतलब हाँ खत्म हो जाता है. ठीक है, मैं उसको अलग सेपरेट मान के नहीं चल रहा हूँ क्योंकि उसमें हालांकि आप चाहें तो उसको रख सकते हैं 3 फेसेस में. ओके, सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पाथ आइडेंटिफाई हुआ और पाथ आइडेंटिफाई होने के बाद जो पाथ्स पर नोड और लिंक्स पढ़ रहे हैं, जैसे नोड से मतलब मेरा यहाँ राउटर्स है. तो जो राउटर्स और लिंक्स पढ़ रहे हैं, सो इस फॉर एग्जांपल ये लिंक है, ये एक लिंक है, ये राउटर, यू कैन सी दैट कौन कौन से नोड्स इस पाथ पर आ रहे हैं. ओके, तो इन पाथ्स में जो इंटरमीडिएट राउटर्स और लिंक्स हैं इन पर रिसोर्स रिजर्व होंगे. तो लिंक पर क्या होगा, एक बैंडविड्थ रिजर्व होगी या ये कहिए चैनल रिजर्व होंगे एंड राउटर्स पर बफर स्पेस एंड यू कैन से सीपीयू. जब राउटर्स पर भी प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं देयर दोज रिसोर्सेज विल बी रिजर्व्ड. ओके, सो दिस इज कॉल्ड सेटअप फेज, सर्किट सेटअप फेज. नाउ जब सर्किट सेटअप हो जाता है एंड देन एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस. और जब सो इसमें अब क्या होगा कि चूंकि आपके रिसोर्स एडवांस में रिजर्व हैं तो अब डेटा जो ट्रांसमिशन है वो स्मूथली होगा. ओके, जो डेटा रेट्स तय हुई है उसी रेट से डेटा ट्रांसमिशन होगा. एंड जब जब डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा देन दोनों डिवाइस जो है ना इस सर्किट को क्लोज करेंगे. सो क्लोज का इनिशिएशन है कोई भी एक डिवाइस इनिशिएट कर सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन. सो जो डिवाइस है
लेट्स से मे बी सेंडर इनिशिएट कर सकता है, मे बी सर्वर ऑल्सो में इनिशिएट, ठीक है। तो दोनों में से कोई सी भी डिवाइस जो है ना कॉल जो सर्किट है उसके क्लोजिंग को इनिशिएट करेगा, और क्लोजिंग को इनिशिएट करने के बाद क्या होगा, ये जो रिसोर्सेस हैं ये फ्री कर दिए जाएंगे, एंड देन अदर डिवाइसेस और फॉर अदर सर्किट्स दैट दोज रिसोर्सेस में बी यूज्ड। ओके, सो दिस इज हाउ द सर्किट स्विचिंग वर्क्स। ओके, सो सर्किट स्विचिंग का अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सर्किट स्विचिंग का एडवांटेज ये है कि जैसे ही पाथ सेटअप हो जाता है, नाउ चूंकि रिसोर्स एडवांस में रिजर्व है, सो नाउ जो डेटा ट्रांसमिशन है दैट कैन गो स्मूथली। जो रिजर्व बैंडविड्थ हैं जितनी ही आपको सर्किट्स सेटअप के टाइम पर प्रॉमिस की गई हैं, नेटवर्क ने जो प्रॉमिस की हैं वही बैंडविड्थ आपको मिलेंगी। सो दैट्स वाई बिना किसी इंटरप्शन के एक क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑकर होगा। ओके, तो सर्किट स्विचिंग दैट चूंकि सर्किट स्विचिंग में रिसोर्सेज पहले से रिजर्व हो जाते हैं और रिसोर्सेज रिजर्व होने की वजह से स्मूथ डेटा ट्रांसमिशन होता है, इसलिए नेचुरली ये जो है डेटा जो आपकी वॉइस सर्विसेज के लिए सूटेबल होती है सर्किट स्विचिंग, दैट मीन्स एक्चुअली कॉलिंग के लिए। तो टेलीफोन नेटवर्क्स में इसी तरीके से काम होता है, पहले आपका कॉल सेटअप होता है, कॉल सेटअप होने के बाद जब आपका सर्किट सेटअप हो गया देन आपका एक्चुअल वॉइस सिग्नल्स का ट्रांसमिशन शुरू होता है, तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एंड जब आप एक फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं तो डिस्कनेक्ट करते ही वो एक तरीके का सिग्नल है नेटवर्क को कि अब ये सर्किट को टीयर डाउन कर देना है, और टीयर डाउन करने का मतलब सारे रिसोर्सेज को फ्री कर देना है। ओके, तो सर्किट स्विचिंग का एडवांटेज क्या है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज एडवांस में रिजर्व हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है दैट विल बी वेरी गुड। ओके, सो कम्युनिकेशन की क्वालिटी का मतलब चूंकि रिसोर्सेज रिजर्व हैं आपको जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं दे आर ऑलरेडी रिजर्व, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डिस्टर्बेंस, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी गुड फॉर वॉइस सिग्नलिंग और टेलीफोन नेटवर्क, और यू कैन से दैट कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग आप कह सकते हैं। इसके लिए सर्किट स्विचिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो इसलिए टेलीफोन नेटवर्क इसको इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक एडवांटेज है। तो आपको क्वालिटी ऑफ जो सर्विस है, यू कैन से दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस इज वेरी गुड इन द सर्किट स्विचिंग। नाउ सर्किट स्विचिंग के एडवांटेज के साथ साथ काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं इफ़ यू सी। सो पहला डिसएडवांटेज है कि आपको डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होने में एक डिले लगेगा। वो डिले कितना होगा, जो भी चैनल सेटअप में जो भी डिले लगने वाला है, सर्किट सेटअप में जो भी टाइम लगने वाला है दैट विल बी द डिले, ठीक है, जो यू कैन से दैट सर्किट सेटअप डिले। सो सर्किट सेटअप डिले विल बी देयर बिफोर गोइंग टू हैपन, एक्चुअली डेटा ट्रांसफर इज गोइंग टू हैपन, उससे पहले आपका एक डिले लगने वाला है। सो दैट डिले इज ए ड्रॉबैक, है ना। इसके बाद दूसरा आप कह सकते हैं कि आपको सर्किट को टीयर डाउन भी करना पड़ेगा, सो दैट विल ऑल्सो टेक सम टाइम। हालांकि उससे आपके डेटा ट्रांसमिशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो जनरली हम उसको टाइम को इग्नोर कर देते हैं, बट देयर इज सम एफर्ट ऑल्सो विल बी रिक्वायर्ड जिसमें सारे रिसोर्सेज को फ्री मार्क किया जाएगा। ओके, और जो दूसरा डिसएडवांटेज है सर्किट स्विचिंग का, एक तो हो गया जो माइनस पॉइंट्स हैं, वो है, और सर एक बैंडविड्थ वेस्टेज भी हाँ हो हाँ सकता उसी है। पर मैं आ रहे हैं, सर्किट सेटअप डिले वी विल से दैट सर्किट सेटअप डिले। ओके, दिस इज वन ड्रॉबैक, एक डिले आपको लगने वाला है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो आपका बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन नहीं है, वेस्टेज ऑफ द बैंडविड्थ, ठीक है, वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ ऑफ लिंक्स। क्यों वेस्टेज है एक्चुअली? नाउ एक्चुअली क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करें, वॉइस कॉलिंग की ही बात करें, तो वॉइस कॉलिंग में आपने सपोज जो रिसोर्सेज रिजर्व किए हैं, अब जो रिसोर्स आपने रिजर्व कर लिए हैं, चैनल्स जो रिजर्व कर लिए हैं, तो वॉइस कॉलिंग में भी अक्सर क्या होता है कि आप हमेशा नहीं बोलते हैं। आपने जैसे मान लीजिए वॉइस कॉलिंग में दोनों साइड से वॉइस ट्रैफिक जाता है, तो उसके लिए दोनों साइड से रिसोर्सेज रिजर्व रहते हैं, पार्टी 1 to 2 और 2 to बैक 1, दोनों साइड से रिसोर्स रिजर्व है। लेकिन एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि टेलीफोन कॉलिंग पे आप दोनों लोग एक साथ बोल रहे हो? डज इट हैपन्स? नहीं होता है ना, नो सर। है ना। दोनों लोग एक साइड से बोल रहे हैं तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, वो तो सिर्फ झगड़ा है। सो आप फोन पर झगड़ा तो बहुत ही कम करते हैं, है ना।
और वो झगड़े का भी कोई मतलब नहीं है फ़ोन पे, ऐसे झगड़े का कोई, क्योंकि कोई एक दूसरे को सुन ही नहीं रहा है। ओके, सो जनरली इन नॉर्मल सिनारियो व्हाट हैपन्स कि दोनों साइड से आपने रिसोर्स रिजर्व कर लिए हैं, लेकिन वो रिसोर्सेस इस्तेमाल ही नहीं हो रहे हैं। एक साइड से तो डेफिनेटली नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि एक बार में एक बोलता है दूसरा सुनता है। सो इससे क्या हो रहा है, आपके रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो पुअर है सर्किट स्विचिंग में। सो आपके रिसोर्स का मतलब बैंडविड्थ आपकी वेस्ट हो रही है, ठीक है। नाउ वेस्टेज केवल बैंडविड्थ का ही नहीं है, मैंने लिखा बैंडविड्थ, वेस्टेज बैंडविड्थ है, लेकिन इसके बाद राउटर्स पर जो आपका बफर स्पेस और जो भी प्रोसेसिंग स्पेस रिक्वायर्ड है, आप जो रिसोर्सेज रिजर्व कर रहे हैं राउटर पर, वो भी तो यूटिलाइज नहीं होंगे। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज पुअर, यू कैन से ब्रीफ एंड एक सिंगल लाइन में अगर आप कहना चाहें इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए, तो आप कह सकते हैं साथ में पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, सो रिसोर्स का मतलब यहां पर बैंडविड्थ हो गया, बैंडविड्थ किसकी, चैनल की बैंडविड्थ ऑब्वियसली, देन बफर एट राउटर्स, इंटरमीडिएट राउटर्स, ओके, एंड प्रोसेसिंग टाइम, जो भी आपने रिजर्व कर रखा है प्रोसेसिंग टाइम, अगर एडवांस में आपने ले रखा है कि प्रोसेसिंग टाइम। हालांकि ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग टाइम पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि सीपीयू यूटिलाइजेशन जो एल्गोरिथम से ज़्यादा बेटर है, तो वो उस प्रोसेसिंग टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं अगर नहीं काम कर रहा है, नहीं यूज हो रहा है। सो ये जो दो मेजर ड्रॉबैक हैं जो सर्किट स्विचिंग में ऑकर होते हैं। प्लस पॉइंट जैसे मैंने आपको बता ही दिया, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो कि आपको सर्किट स्विचिंग में मिलती है। ओके, सो चूंकि वॉइस कॉलिंग में आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए, सो दैट्स वाई सर्किट स्विचेज इज वेरी सुटेबल फॉर टेलीफोन, सुटेबल फॉर एक तरीके से आप कह सकते हैं वॉइस कॉलिंग एंड वीडियो कॉलिंग, और वीडियो कॉलिंग, और it is also suitable for those applications that require bandwidth guarantee. Okay, suitable for applications बैंडविड्थ गारंटी। सो कई तरीके के जो रियल टाइम सर्विसेज होती हैं उसमें कई बार हमें बैंडविड्थ गारंटी चाहिए होती है, जिसमें हमें एक मिनिमम डेटा रेट का मेंटेन रहे। तो खास करके वो जनरली रियल टाइम सर्विसेज लाइक टेलीफोन, ऑडियो, वीडियो इस टाइप की, या ये कहिए मल्टी पार्टी कॉलिंग है ना, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस तरीके के यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशंस के लिए सर्किट स्विचिंग काफ़ी सूटेबल है। हालांकि सर्किट स्विचिंग के अपने ड्रॉबैक्स भी है, लेकिन चूंकि टेलीफोनिंग के लिए सर्किट स्विचिंग बहुत अच्छी है, इसलिए टेलीफोन कंपनी जो है, टेलीकॉम कंपनी है, वो सर्किट स्विचिंग को काफ़ी यूज करती हैं। लेकिन इंटरनेट के बिहाफ पर देखें तो ये जो है ना रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, रिसोर्स का अंडर यूटिलाइजेशन करती है। सो दैट्स वाई सर्किट स्विचिंग इज नॉट वेरी मच सूटेबल फॉर इंटरनेट। स्टिल कई चूँकि टेलीकॉम कंपनीज जो है इंटरनेट का पार्ट है, उनका नेटवर्क इंटरनेट का पार्ट है, सो समवेयर सर्किट स्विचिंग में बी यूज्ड। ओके, सो दिस इज द सर्किट स्विचिंग। कोई कंफ्यूजन है आपको? सर हेलो। हाँ हाँ सर तो टी है वो तो सर सर्किट स्विचिंग पे बस नहीं, सर्किट स्विचिंग पे वर्क नहीं करता है। क्या नहीं वर्क करता है? वो तो कोई और जो एलटी है सर, 4G का जो एलटी है, हाँ लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, हाँ वो हाँ, तो पैकेट स्विचिंग पर काम करता है वो तो। सर्किट तो वो स्विचिंग कैसे करता है वो? अब वो पैकेट स्विचिंग में दिक्कत आ सकती है, उस पर हम बात करेंगे। पैकेट स्विचिंग के जब ड्रॉबैक्स आएंगे ना, तो उसमें आपको ये इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
ओके सर। ओके, सो नाउ सर्किट स्विचिंग के लिए जनरली जो क्या करते हैं हम, लिंक्स जो होती हैं उनको हम डिवाइड करके रखते हैं। तो लिंक की जो बैंडविड्थ रिजर्व करने के लिए कैसे की जाती है उस वो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो सर्किट स्विचिंग में जैसे क्या है कि एक राउटर है, ये एक राउटर है और ये एक राउटर है, इन दोनों के बीच में लिंक है। सपोज ये जो लिंक है इसकी एक बैंडविड्थ है, सो दिस लिंक हैव सम बैंडविड्थ, लेट्स से इस लिंक की बैंडविड्थ लेट्स से W है, W इज द बैंडविड्थ ऑफ दिस लिंक। नाउ ये जो बैंडविड्थ है, है काफ़ी ज़्यादा होती है। आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है उसकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट W से कम हो गई। सो लेट्स से एक जो डेटा ट्रांसमिशन ऑकर हो रहा है दो डिवाइसेस के बीच में, जो इस दोनों राउटर्स के थ्रू होते जाना है, और उसकी जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो लेट्स से बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट लेट्स से स्मॉल w है। सो स्मॉल w इज वेरी मच लेस देन w, कैपिटल W। कैपिटल W क्या है? एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। और ये W क्या है? ये बैंडविड्थ सर्किट, इसके जो थ्रो पास होने वाला है उसको जो सर्किट रिक्वायर्ड है उसकी बैंडविड्थ। तो जनरली हम क्या करते हैं, इस जो बैंडविड्थ को हम पूरा बैंडविड्थ इसे एलोकेट नहीं करते हैं सर्किट को, बट वी डू इस W को हम कई पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। सो उन पीसेस को हम बोलते हैं चैनल्स। ठीक है, तो चैनल्स का जो डिवीजन है वो कई तरीके से हो सकता है। इट कैन बी डन बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और इट कैन बी डन बेस्ड ऑन टाइम। ओके, सो W को हमने क्या कर दिया, लेट्स से W को हमने कई पीसेस में ब्रेक कर दिया। ये जो बैंडविड्थ यहाँ से यहाँ तक W था सपोज, तो हमने इसको क्या कर दिया, लेट्स से यू कैन डिवाइड इट ऑन इन 10 पीसेस लाइक दैट। तो एक बैंडविड्थ हो गई W1, W2 एंड सो ऑन एंड W10। सो आपने 10 बैंड्स में डिवाइड कर दिया, इनको हम बैंड्स या चैनल्स बोलते हैं। और चैनल्स, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है ध्यान रखना, ये लॉजिकल होता है, ये फिजिकल डिवीजन नहीं होता है। नाउ ये चैनल्स जनरली हम जब बनाते हैं तो जो सर्किट्स के लिए जनरली एक चैनल सफिशिएंट होता है, इस तरीके से हम चैनल्स को बनाते हैं। सो जब भी एक सर्किट इन दोनों के बीच में से गुजरने वाला है तो कोई एक चैनल इसमें से अलोकेट कर देते हैं और उस चैनल से फिर उसका डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये चैनलाइजेशन एक्चुअली कैसे होता है, तो इसकी मल्टीपल टेक्निक्स हैं, बट वी विल ओनली सी 2 techniques. So let's see, one is FDM, जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सेकंड जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है TDM, that is called time division multiplexing. So let's see, मेरे पास इसमें डायग्राम है बेटर, तो हम उस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। So FDM में क्या होता है कि सपोज दैट ये एक बैंड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए बैंड। सो इस बैंड में ये जो टोटल बैंडविड्थ है इसको हमने 4 चैनल्स में डिवाइड कर दिया है। यू कैन सी दैट ब्लू कलर में एक बैंड है, देन आप कह सकते हैं ये जो बैंड है बाई डायरेक्शनल हो गया, एक तरफ से ट्रैफिक जाएगा और एक तरफ से ट्रैफिक आएगा। ओके, एंड दिस इज सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। सो टोटल बैंडविड्थ थी उसको हमने 4 इक्वल साइज के बैंड्स में डिवाइड कर दिया। ओके, इन बैंड्स को हम जनरली चैनल बोलते हैं। सो एक जो फ्रीक्वेंसी रेंज है आपकी उसको आपने 4 पीसेस में डिवाइड कर दिया। ये हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस तरीके का डिवीजन, है ना। कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिवीजन डिस्कस किया था, आपको याद होगा, केबल टीवी नेटवर्क में भी डिस्कस किया था हमने, और कहाँ डिस्कस किया था, DSL में, याद है ना, वहां भी इस तरीके से डिवीजन हुआ था। ओके, सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन जहां पे आप पूरी जो केबल की जो बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसको डिफरेंट बैंड्स में डिवाइड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग टर्म का मैं भी मतलब बताऊंगा मैं इसमें क्या होता है। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी बैंड था चैनल का उसको हमने
n नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दिया। n पीसेस का मतलब n चैनल्स हो गए। सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 4 चैनल्स हैं आपके पास। चैनल एक ब्लू कलर में है, एक ग्रीन में है, एक येलो में है, एक सियान जो आपका पिंक कलर है। आई डोंट नो पिंक है या नहीं है, कौन सा है। तो ये जो 4 कलर्स हैं इसमें डिवाइड कर दिया। नाउ हम क्या कर सकते हैं, एक बैंड को एक यूजर को या एक पेयर ऑफ यूजर्स को दे सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो रिजर्वेशन है मतलब स्टैटिक हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, या फिर डायनेमिकली आप एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एलोकेशन है इट कैन बी डन स्टैटिकली और इट कैन बी डन डायनेमिकली। तो स्टैटिकली का मतलब क्या है कि आपने इनको फिक्स कर दिया कि पर्टिकुलर यूजर इसको यूज करेगा और कोई उस यूजर को कभी भी यूज नहीं करेगा, चाहे बैंड यूज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। सो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डिवीजन। दूसरा डिवीजन क्या कहलाता है, डायनेमिक। जब एक डिमांड आती है तब आप अलोकेट कर देते हो, जो भी अवेलेबल है वो अलोकेट कर दोगे। तो स्टैटिक डिवीजन आपने देखा होगा, जैसे आपने एफएम रेडियो के बारे में सुना है। तो एफएम रेडियो में जो बैंड होता है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है, वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर इस रेंज का एक वेव सिग्नल्स है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज का। ये जो बैंड है ये हमने आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफएम स्टेशंस के लिए रिजर्व कर रखा है ना। आपको याद होगा ना 92.5 एफएम और पता नहीं कौन कौन सा एफएम आता है, वो अपने बैंड विथ 98.3 FM। हाँ 98.3 एफएम, मुझे याद नहीं है, ठीक है, थैंक यू। तो ये जो ना 98.3 एफएम का मतलब 98.3 का मतलब है ये जो एफएम है 98.3 मेगाहर्ट्ज पर जो है ना ट्रांसमिशन अपना करता है। तो जनरली क्या होता है कि ये जो बैंड है, सो जनरली आपका क्या कहते हैं एफएम स्टेशन है, उसके लिए जो डिजिटल ऑडियो है उसके लिए 5 मेगाहर्ट्ज का बैंड, सॉरी 5 किलोहर्ट्ज का आपको बैंड चाहिए होता है, कुछ स्पेस दे करके छोड़ना पड़ता है। तो जनरली हम 5 किलोहर्ट्ज का जो पीसेस हैं, इस जो भी बैंड है इसको 5 किलोहर्ट्ज के कई पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इन बैंड्स को ऑक्शन करके सेल कर देती है, या एक बार इनको सेल कर दिया, लाइसेंस दे दिया कि आप इस बैंड में ट्रांसमिशन करेंगे। तो जो भी ये एफएम स्टेशन है उसको इस बैंड में 98.3 से वो इनिशिएट कर रहे हैं। तो 98.3 आप देख लीजिएगा, वो बैंड का डिटेल वो अपना बता देंगे कि उनको कहाँ से मिला हुआ है। वो 98.3 हो सकता है, फर्स्ट इनिशियल फ्रीक्वेंसी को अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से वो शुरू होता है बैंड का सिग्नल। सो जनरली जो आपका एफएम स्टेशन है जिसमें डिजिटल ऑडियो ट्रांसमिशन होता है, तो उसके लिए 5 किलो हर्ट्स का बैंडविड्थ चाहिए होता है। मतलब जो चैनल की चौड़ाई होगी वो 5 किलो हर्ट्स होगी, चौड़ाई आप कह सकते हैं, लेकिन बैंड हम उसको टेक्निकली बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये वाला बैंड मान लीजिए इस चैनल को मिल गया, ये मान लीजिए 98.3 वाला था, किसी चैनल को 97.6 दे दिया गया हो, या समथिंग एल्स 91.7 दे दिया गया हो, है ना। तो ये जो बैंड्स हैं, सारे बैंड्स तो गवर्नमेंट मतलब एफएम स्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो सारे बैंड सेल नहीं हुए, लेकिन कुछ बैंड्स सेल कर दिए गए और ये बैंड्स का एलोकेशन परमानेंट है। सो परमानेंट का मतलब जब तक लाइसेंस की लाइफ है तब तक बैंड गवर्नमेंट एलोकेट कर देती है बाय जस्ट गेटिंग सम फी, कुछ फी पेमेंट के बेस पर ये बैंड एलोकेट कर देती है। सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नाउन एज स्टैटिक मल्टीप्लेक्सिंग, हम इसे स्टैटिक मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और जब ये सिग्नल्स जाते हैं तो एनवायरनमेंट में जाकर के सब कंबाइंड होकर के सिग्नल्स जाते हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है ऑल सिग्नल्स विल बी कंबाइंड। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन जिसमें आपने यूजर्स को एक फिक्स परमानेंट बैंड दे दिया, जब तक एक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, परमानेंट का मतलब लाइफ टाइम नहीं है, एक लाइसेंस की लाइफ के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरीके के डिवीजन के यूजर को कह दिया कि आप इस बैंड में ट्रांसमिट करिए, दूसरे यूजर को कह दिया इस बैंड में ट्रांसमिट करिए, तीसरे यूजर को उस बैंड में ट्रांसमिट करने के लिए कह दिया। और वो बैंड का एलोकेशन एक तरीके का परमानेंट टाइप का हो गया, दैट मीन्स वो एक्सक्लूसिव हो गया, आप ही उसमें ट्रांसमिशन करेंगे और कोई यूज नहीं करेगा। अब आप अपने बैंड को यूज करिए नहीं यूज करिए वो आपके ऊपर है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नाउन एज स्टैटिक एफडीएम, स्टैटिक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सो स्टैटिक एफडीएम में क्या होगा, लेट से आपने ये यूजर 1 को दे दिया ब्लू वाला चैनल, ये यूजर 2 को दे दिया, ये यूजर 3 को दे दिया, ये यूजर 4 को दे दिया। तो इस केस में अब आप केवल 4 ही यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और चूंकि ये डेडिकेटेड आपने बैंड दिया हुआ है तो यूजर 1 यूज कर रहा है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। ठीक है, नीड होगी तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सो इस तरीके का डिवीजन स्टैटिक कहलाता है। तो ये जनरली
जब आपने देखा होगा कि जब टीवी चैनल्स के लिए बैंड बांटा जाता है, या आपके एफएम स्टेशन या रेडियो स्टेशन के लिए जो बैंड सेल किया जाता है, उसमें इस तरीके की डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है, स्टैटिक एफडीएम। नाउ स्टैटिक एफडीएम कई बार केसेस में मतलब बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने ये जो बैंड यूजर 1 को दिया, यूजर 1 को अब जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए ये काम आप कॉल सेटअप में ही कर दें, जब आप यूजर्स कॉल कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनी इस तरीके से बैंड डिवाइड कर देगी तो वो ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। मान लीजिए उसके पास जो बैंड है उसमें एक बार में 100 यूजर्स ही सर्व कर सकते हैं, और आपने उनको परमानेंटली एक एक बैंड दे दिया, तो टोटल कंपनी जो है 100 यूजर से ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं कर पाएगी एक सर्कल में, है ना। तो इस केस में बैंड, ये जो मल्टीप्लेक्सिंग है, ये बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं होती है। तो अगर आपको ज़्यादा यूजर सपोर्ट करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैंड को डायनेमिकली एलोकेट करिए। जब डिमांड आएगी तब आप बैंड दे दीजिए, फ्री है तो दे दीजिए, नहीं है तो उसको वेट करने को कहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये जो बैंड है, मान लो चारों बैंड फ्री हैं, यूजर 1 की डिमांड आती है तो आपने कोई सा भी एक, जो भी बैंड फ्री था वो दे दिया। एक और अगले यूजर की डिमांड आती है, बैंड फ्री है, आपने दे दिया। अगले यूजर की डिमांड आती है, बैंड फ्री है, दे दिया। और साथ में आपने क्या कर दिया, जो एलोकेशन है बैंड, अब वो जो ना परमानेंट नहीं किया है, दैट एलोकेशन इज फॉर स्मॉल पीरियड। जब तक आपको ट्रांसमिशन करना है तभी तक के लिए मिलेगा। जैसे ही आपका ट्रांसमिशन खत्म, आप इन्फॉर्म करेंगे कि आई हैव डन, और फिर वो बैंड किसी और यूजर को एलोकेट कर दिया जाएगा, ओके। और वो यूजर फिर उस बैंड में अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। और कहीं पर जब एक डिवाइस जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आप एक टावर के एरिया में हैं, तो टावर के बैंड को क्या किया जाता है, एफडीएम के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये जो मैं केवल एफडीएम के लिए बता रहा हूँ। हाँ, एक ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं सर। सो सपोज ये एक टावर का एरिया है, जैसे हम बीटीएस बोलते हैं। ये टेलीकॉम कंपनी का एक टावर है, इसमें जितने भी यूजर्स हैं, तो जो भी बैंड है, तो ये जो बैंड्स हैं ये डायनेमिकली एलोकेट होंगे इसमें, ठीक है। तो जितने यूजर्स आएंगे उस हिसाब से, सो लेट्स से यूजर 1 है, यूजर 1, यूजर 2, तो जो भी बैंड्स हैं इनको आपने डायनेमिकली एलोकेट कर दिया। और फिर जब ये अपना अपना सिग्नल भेजेंगे तो ये टावर क्या करता है, इस जगह पर इन सबके सिग्नल्स को कंबाइन करेगा और फिर अपने नेटवर्क में आगे भेज देगा, जो टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क है उसमें आगे भेज देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर सिग्नल्स की क्या होती है, मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो आपका भी जो फ्रीक्वेंसी में जो सिग्नल आ रहा है, ये भी जो सिग्नल आ रहा है, वो सब कंबाइंड होगा, और कंबाइंड होकर के एक सिंगल सिग्नल इनके नेटवर्क में फ्लो करेगा, आगे को जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस तरीके की जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है हम उसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। और ये जो डायनेमिकली दी जाती है, ये जो एलोकेशन है, दैट इज डन डायनेमिकली। तो डायनेमिक एलोकेशन का बेनिफिट क्या होता है कि आप ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज डायनेमिक एफडीएम। नाउ दूसरी जो टेक्निक है दैट इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे हम बोलते हैं टीडीएम। सो जो दूसरी टेक्निक है दैट इज कॉल्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो आप इसमें क्या करते हैं कि आपका जो टाइम है उसको आप छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्रेम्स, ठीक है। तो आपका सपोज दिस इज ए फ्रेम, और आपने टाइम को पीसेस में डिवाइड कर दिया और फिर वो टाइम एलोकेट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लीजिए कितना है, 1 मिनट का है, और आपने क्या किया, 1 मिनट को 60 स्लॉट्स में बांट दिया, एक एक सेकंड के। तो पहले सेकंड आपने यूजर 1 को कहा कि आप पूरा, अब आप इसमें क्या कर रहे हैं, पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड, ये देखिए पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड वर्टिकली यहाँ से यहाँ तक का जो बैंड है, ये पूरा बैंड है, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का हो सकता है या किसी भी और सर्विस में हो सकता है। तो आपने पूरे बैंड को एक रखा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, बैंड का जो एलोकेशन है वो क्या कर रहे हैं, टाइम बेस कर रहे हैं, टाइम वाइज। सो आपने कहा कि पहले स्लॉट में यूजर 1 ट्रांसमिट करेगा 1 सेकंड का जो है, दूसरे स्लॉट में यूजर 2 ट्रांसमिट करेगा, यूजर 1 यूजर 2 कोई भी हो सकते हैं, तीसरे स्लॉट में यूजर 3, चौथे स्लॉट में यूजर 4 एंड सो ऑन। सो आपने क्या कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया सारा, राउंड रॉबिन की तरह। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे राउंड रॉबिन। जैसे क्लास में भी तो क्या होता है कि जैसे मान लो 1 घंटे का स्लॉट है और मेरा 1 घंटे का क्लास है, और मुझे आपको मान लीजिए प्रेजेंटेशन लेना है, 4 लोगों से प्रेजेंटेशन लेना है, तो मैं चारों को क्या करूंगा, 15-15 मिनट दे दूंगा। पहले 15 मिनट एक पर्सन अपना प्रेजेंटेशन देगा,
दूसरे 15 मिनट दूसरा प्रेजेंटेशन देगा, तीसरे 15 मिनट तीसरा प्रेजेंटेशन देगा, चौथे 15 मिनट चौथा प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, तो जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो जो जिसका स्लॉट होगा वो वही बोलेगा। तो इस तरीके से भी डिवीजन हम कर सकते हैं पूरी बैंडविड्थ का। तो इस केस में क्या होगा, हम पूरा बैंड जो ना एक पर्सन को, जैसे आप देख रहे हैं ब्लू कलर में ये जो लाइन है, ये लाइन क्या डिनोट कर रही है कि ये जो पर्टिकुलर यूजर है उसको हमने पूरा बैंड दे दिया है यहाँ से यहाँ तक का। तो आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिल गई है, तो आप पूरी बैंडविड्थ को एक साथ यूज कर सकते हैं, बट 1 सेकंड के लिए यूज करेंगे। जो अगर हमने 60 सेकंड का स्लॉट बनाया है, तो अब इससे क्या होगा, मैं एक साथ 60 यूजर्स को सपोर्ट कर सकता हूँ और फिर अगली बार फिर रिपीटेशन आएगा। तो ये जो स्लॉट का अरेंजमेंट है, ये जो ब्लू कलर में लेट से यूजर 1 है, हर 60 मिनट बाद ये इसका टर्न आएगा, हर 60 सेकंड बाद टाइम आएगा। तो आप पहले 60 सेकंड में अपना डाटा ट्रांसमिशन करेंगे, पहले सेकंड में, फिर 61 सेकंड में आप ट्रांसमिशन करेंगे, फिर 121 वाला जो सेकंड आएगा उसमें आपका टर्न आएगा, तब आप डेटा ट्रांसमिशन करेंगे। तो इस तरीके के आपके जो डेटा ट्रांसमिशन है उसमें टाइम गैप होगा, डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम में कितने स्लॉट है। ओके, दूसरे यूजर को मान लीजिए सेकंड स्लॉट दिया है, तो स्लॉट 2, देन स्लॉट की लेंथ +2। सो अगर सपोज आपके स्लॉट की लेंथ m, आपके जो अलोकेशन आप कर रहे हैं उसमें m स्लॉट्स हैं, 1 से लेकर के 1 2 एंड सो ऑन m स्लॉट्स हैं। तो यूजर 1 को सपोज आपने पहला स्लॉट दिया है, तो यूजर कब कब ट्रांसमिशन करेगा, स्लॉट 1 में करेगा, स्लॉट m+1 में करेगा, स्लॉट 2m+1 में ट्रांसमिशन करेगा एंड सो ऑन। यूजर 2 को आपने अगर सपोज स्लॉट 2 दिया है, तो वो स्लॉट 2 में ट्रांसमिशन करेगा, m+2 स्लॉट में ट्रांसमिशन करेगा, देन 2m+2 स्लॉट में ट्रांसमिशन करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, दैट मीन्स m स्लॉट्स बाद आपको टर्न आएगा और आप अपने जब टर्न आएगा तभी ट्रांसमिशन करेंगे। ओके, तो इस तरीके का जो डिवीजन है, इसमें आपको ओबियसली आपको एक फ्रीक्वेंसी भी दी जाएगी। तो जनरली क्या होता है इसमें, जो नॉर्मल FDM है, TDM है, उसमें पूरा बैंड आपको दे दिया जाता है 1 सेकंड के लिए। यूजर 2 को दूसरे सेकंड टाइम स्लॉट 2 में पूरा बैंड दे दिया जाएगा। सो दैट इज नाउन एज TDM। नाउ ये TDM भी 2 तरीके की हो सकती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब आपके लिए परमानेंट कर दिया ये, अब आप ही इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कोई और नहीं करेगा। दूसरा होता है डायनेमिक, मतलब आपका इस्तेमाल खत्म तो वो बैंड आगे किसी अगले स्लॉट में किसी और को मिल जाएगा। तो जनरली डायनेमिक TDM ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्योंकि आपका काम खत्म तो वो स्लॉट फिर किसी और को मिल जाना चाहिए, परमानेंटली एलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमानेंट एलोकेशन का आप करेंगे तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी जो आपके फ्रीक्वेंसी के परमानेंट एलोकेशन में किया गया था। ओके, सो दिस इज नाउन एज TDM। आपने टेलीफोन कंपनी के अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल होती है, जैसे हम SDM बोलते हैं। स्पेस डिवीजन वो इसी का वेरिएशन है, उसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि हम जो पूरे बैंड को मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर चैनल्स का एलोकेशन टाइम वाइज देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा था TDM में कि पूरा चैनल आपने दे दिया, पूरा बैंड दे दिया। अब फर्दर क्या कर सकते हैं, इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम पूरा बैंड नहीं देकर के एक बैंड को कई पीसेस में डिवाइड कर देंगे। स्पेस डिवीजन जो टेलीकॉम कंपनीज क्या करती हैं, उनके पास जो पूरा बैंड है उसको उन्होंने लेट से चैनल्स में डिवाइड कर दिया। ये चैनल्स हो गए, सो टोटल n चैनल्स हो गए सपोज। अब ये चैनल्स का एलोकेशन इस तरीके से करते हैं। सो ये जो चैनल है इसमें चैनल्स को भी वो स्लॉटेड कर देंगे। तो मान लीजिए उन्होंने 60 स्लॉट बना दिए इस चैनल में ऐसे, तो एक स्लॉट ये वाला यूजर को दे दिया और इस यूजर का स्लॉट की लेंथ लेट से 60 है, तो 61 टाइम पर ये यूजर U1 जो है इसको यहाँ स्लॉट मिलेगा, फिर यहाँ मिलेगा एंड सो ऑन। तो अब आपने क्या कर दिया, ये चैनल्स को इस तरीके से एलोकेट कर रहा है, पूरी बैंडविड्थ न देते हुए हम एक चैनल दे देते हैं। तो दैट इज द लॉजिक दैट इज यूज्ड बाय टेलीकॉम कंपनीज, जिसे हम बोलते हैं स्पेस STDM बोलते हैं, स्पेस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सॉरी SDM लिखा मैंने, STDM है स्पेस टाइम डिवीजन या स्पेस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग STDM। सो ये टेलीकॉम कंपनीज इस्तेमाल करती है। तो इस बेस पर आप वो कंपनीज क्या करते हैं, ज़्यादा यूजर सपोर्ट कर पाती हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि रेशनल क्या है, क्योंकि जब आप बात करते हैं ना, तो जब आप 2 शब्द बोलते हैं उनके बीच में भी गैप होता है। आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो उनके बीच में भी गैप होता है, तो आप एकदम कंटिन्यूस नहीं बोलते हैं, है ना, कुछ माइक्रो सेकेंड्स का गैप आता है। और वो माइक्रो सेकेंड का गैप कंप्यूटिंग के लिए बहुत बड़ा गैप होता है, उसमें आप किसी दूसरे का डेटा ट्रांसमिशन भी करा सकते हैं। तो इस बेस पर
ये चैनल्स का डिवीजन होता है। ओके, सो दिस इज सर्किट स्विचिंग। और भी कई तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो चैनल्स के डिवीजन के लिए मल्टीप्लेक्सिंग में इस्तेमाल होती हैं। TDM, FDM, SDM, STDM, ये कुछ ही हैं, ह्यूज लिस्ट है। ओके, तो हम सारी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। सो दिस इज सर्किट स्विचिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू द पैकेट स्विचिंग। नाउ पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जैसे सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा था कि रिसोर्स पहले से रिजर्व कर दिए गए, पैकेट स्विचिंग में रिसोर्स रिजर्व नहीं किए जाते हैं। पैकेट स्विचिंग में रिसोर्सेज क्या होते हैं, जब आप ऑन डिमांड रिसोर्सेस डायनेमिकली एलोकेशन होता है। सो पैकेट स्विचिंग में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है दो डिवाइसेस के बीच में, सो सपोज दैट ये सपोज सेंडर है S और इधर है रिसीवर RX। ओके, तो ये बीच में सपोज इंटरमीडिएट राउटर्स हैं एंड सपोज दैट ये पाथ फॉलो होना है। ओके, तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि कोई भी डेडिकेटेड यहाँ पर रिसोर्स रिजर्व नहीं होंगे। यू डू नॉट नीड टू रिजर्व एनी स्पेस। जस्ट आपको क्या करना है कि अब यहाँ पर जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो कैसे होगा, स्मॉल स्मॉल चंक्स में होगा। तो आपका जो भी डेटा है, सेंडर जो भी डेटा जनरेट कर रहा है हम उसे स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देंगे। तो चंक का साइज क्या होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल्स। एंड उसमें कुछ आपने हेडर फुटर जोड़ दिया, तो ये डेटा हो गया, ये हेडर ट्रेलर हो गया, हेडर और टेलर, और ये ओवरहेड होता है तरीके से। तो इस तरीके से आपने एक चंक जो बनाया डेटा का उसको हम बोलते हैं पैकेट। ओके, सो नाउ आप सेंडर क्या करेगा, आपका जो डेटा है वो पैकेट के फॉर्म में जाएगा। नाउ सर्किट स्विचिंग में क्या होता था कि जो डेटा है एक कंटिन्यूअस डेटा होता था, स्ट्रीम के तौर पर फ्लो होता था। ओके, सो दोनों में डिफरेंस है। सर्किट स्विचिंग में डेटा आपका स्ट्रीम के थ्रू जाता है, कंटिन्यूअस बिट्स स्ट्रीम, कोई डिवीजन नहीं होगा। यहां पर आपका डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाएगा। तो सेंडर मल्टीपल पैकेट्स ट्रांसमिट अप कर रहा है। ठीक है, सो मे बी पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। तो इस लिंक से अब आप कोई रिसोर्स रिजर्व नहीं कर रहे हैं, सेंडर ने सीधा पैकेट जनरेट किए और ये पैकेट सपोज राउटर के पास पहुंच गए। नाउ राउटर को क्या करना है, राउटर विल डिसाइड, ये राउटर डिसाइड करेगा कि ये पैकेट का डेस्टिनेशन क्या है, उसके बेस पर किस पाथ पर फॉरवर्ड करना है। अब ये राउटर है, यहाँ से मल्टीपल आउटगोइंग लिंक्स हो सकती हैं। ठीक है, बट मैं सपोज मान के चल रहा हूँ कि डेस्टिनेशन के लिए ये वाला पाथ है। तो राउटर क्या करेगा, पहले इस पैकेट को रिसीव करेगा पूरा। ओके, सो पैकेट की एक एक बिट्स, जब सारी बिट्स रिसीव हो जाएंगी तभी ये इसको फर्दर ट्रांसमिशन करेगा। तो इसलिए इन राउटर्स को जो इंटरनेट में जनरली इस्तेमाल होते हैं हम उसे स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटर बोलते हैं। स्टोर एंड फॉरवर्ड राउटर, क्योंकि जब आपका पैकेट आएगा तो पहले पहली बिट रिसीव होगी, फिर दूसरी बिट रिसीव होगी एंड सो ऑन। तो राउटर इमीडिएटली बिट्स को ट्रांसमिट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ स्ट्रीम ट्रांसमिशन नहीं है। स्ट्रीम ट्रांसमिशन में क्या होता है, जैसे बिट आई आपने उसे आगे भेज दिया। यहाँ पर क्या होगा, पहले आप पूरा पैकेट रिसीव करिए। तो राउटर पहली बिट रिसीव करेगा, दूसरी बिट रिसीव करेगा, तीसरी बिट रिसीव करेगा। तो ओबियसली यहाँ पर राउटर को मेमोरी की जरूरत होगी, सो दैट इज कॉल्ड बफर। तो पहले वो क्या करेगा, पूरा पैकेट रिसीव करेगा। जब पूरा पैकेट रिसीव हो जाएगा, अब ये देखेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा कि इसको कहाँ भेजना है एड्रेस के बेस पर। एंड देन सपोज उसने एड्रेस ने इंडिकेट किया कि इस लिंक से जाना है, तो फिर राउटर पूरा पैकेट रिसीव करने के बाद अब इसको इस पर अपलोड करना शुरू करेगा और पैकेट इस तरीके से ट्रैवल करके इस राउटर के पास आएगा। और ये राउटर भी पैकेट को आगे तब फॉरवर्ड करेगा जब पूरा पैकेट रिसीव हो जाएगा एंड देन आगे जाएगा। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर इस लिंक पर जरूरी नहीं है इसी सोर्स के पैकेट जा रहे होंगे, क्योंकि ये राउटर इस पर बहुत जगह से, बहुत एरिया से, बहुत साइड से ट्रैफिक आएगा और जाएगा भी। तो राउटर के पास मल्टीपल पैकेट्स होंगे ट्रांसमिशन करने के लिए। तो पैकेट्स को राउटर क्या करेगा, यहाँ से भी पैकेट, सपोज इस लिंक से भी पैकेट्स आ रहे हैं राउटर के पास, और हो सकता है एक और लिंक है राउटर के पास, यहाँ से भी पैकेट्स अराइव हो रहे हैं। तो पैकेट्स उसके पास मल्टीपल डायरेक्शन से आ रहे हैं। सो राउटर विल टेक द पैकेट्स वन बाय वन। ठीक है, तो इस केस में चूंकि आपके लिए कोई भी पहले से रिसोर्सेज रिजर्व नहीं है, तो आपका जब टर्न आएगा, दैट मीन्स इस पैकेट का टर्न आएगा, तभी राउटर इसको आगे भेजेगा प्रोसेसिंग करने के बाद। सो यहाँ पर ओबियसली पैकेट को कुछ डिले ऑकर होगा एंड देन इस लिंक पर पैकेट फॉरवर्ड होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि पैकेट जो ना, जब टर्न आएगा तभी ट्रांसमिशन होगा, और जब पैकेट का ट्रांसमिशन होगा तो इस लिंक की पूरी बैंडविड्थ जो है ना इस पैकेट को मिल जाएगी। ओके, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, आपको एक
स्मॉल पीस मिलता था बैंडविड्थ का, चैनल मिलता था। यहाँ पर आप पूरा पैकेट जो है ना जब ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो इस पैकेट को पूरी बैंडविड्थ मिलेगी और फिर जो है ना पैकेट जो है ना यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, क्योंकि रिसोर्स पहले से रिजर्व नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि पैकेट को इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दिया जाए। राउटर विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्यूज कि भैया पैकेट क्यू में कहाँ है और इसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके बेस पर राउटर डिसाइड करेगा कि इसको कब आगे ट्रांसमिट करना है। सिमिलरली द सेम थिंग विल हैपन एट ईच राउटर, और धीरे धीरे इस तरीके से पैकेट रिसीवर तक पहुंच जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज नाउन एज पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सो पैकेट स्विचिंग का एडवांटेज क्या है? पैकेट स्विचिंग का जो मेन एडवांटेज है कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बेटर है सर्किट स्विचिंग से, बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। बेटर क्यों है? क्योंकि आपने यहां पर पहले से रिजर्व नहीं किया है। सो जब जितनी जरूरत है उतनी बैंडविड्थ आप दे रहे हैं। ओके, सर्किट स्विचिंग में क्या हो रहा था, आपने दो पार्टीज को बैंडविड्थ दे दी, अब वो इसे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब अगर मान लीजिए यही आप एक डेटा ट्रांसमिशन के लिए कोई एप्लीकेशन है उसको बैंडविड्थ दे दिया, तो कई बार क्या होता है, जैसे आप अपना कुछ टाइप करके मैसेज जो है ना सर्वर को भेज रहे हैं, तो आप जब टाइप करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमेशा टाइप करके डेटा ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, आप थोड़ा सा कुछ मैसेज लिखेंगे और एंटर कर देंगे, वो मैसेज जाएगा, फिर आप कुछ देर वेट करेंगे, फिर भेजेंगे, तो कई सारे लॉन्ग गैप्स होते हैं उसमें, तो उन गैप्स के बीच में तो बैंडविड्थ इस्तेमाल ही नहीं हो रही है ना। तो जनरली जो इंटरनेट पर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो कंटिन्यूसली डेटा जनरेट नहीं करते हैं। ओके, सो ज्यादातर जो डेटा होता है वो आपका नॉन कंटिन्यूस होता है, चंक्स में जनरेट होता है डेटा। ओके, सो जो चंक्स में जो डेटा जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं वर्स्टी ट्रैफिक। जो सोर्स डेटा जनरेट करते हैं वो वर्स्टी नेचर का होता है। वर्स्टी का मतलब सडनली कुछ डेटा आता है फिर साइलेंट हो जाता है, एप्लीकेशन सडनली कुछ डेटा जनरेट करता है फिर साइलेंट हो जाता है, फिर डेटा जनरेट करेगा फिर साइलेंट हो जाएगा। सो लॉन्ग गैप्स होते हैं कई बार। तो अगर आप पहले से उस एप्लीकेशन को बैंडविड्थ एलोकेट कर देंगे, सर्किट बना देंगे दो एप्लीकेशन के बीच में, तो वो बहुत सारे केस बहुत टाइम में डेटा ट्रांसमिशन में गैप होता है, उस समय आपका नेटवर्क की कैपेसिटी रिजर्व हो गई, आप किसी और को यूज नहीं करने दे रहे, तो वेस्टेज होगा। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि डेटा आएगा तो आप ट्रांसमिट कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करेंगे कोई ऑब्वियसली। तो राउटर्स हैं इस केस में पैकेट की जो बैंडविड्थ है, जो नेट चैनल्स की बैंडविड्थ है, उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं। सो बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो गया, दैट इज द बेस्ट थिंग। दूसरा सेटअप डिले जो होता है आपका, चैनल का सेटअप डिले और टीयर डाउन करना, इसमें कोई डिले नहीं आता, आप इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। यू कैन डू डेटा ट्रांसमिशन इमीडिएटली इन पैकेट स्विचिंग। ठीक है, सो ये दो एडवांटेज हैं, नो चैनल सेटअप डिले, तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डेटा ट्रांसमिशन जो है ना इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। सो नो इनिशियल डिले जो है लाइक सर्किट स्विचिंग की तरह नहीं होता है। सो दो एडवांटेजेस के, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बेटर होता है, वेरी गुड होता है, दूसरा नो चैनल सेटअप डिले होता है। सो जब आपको बैंडविड्थ आप अच्छा यूटिलाइज कर पा रहे हैं तो आप ज़्यादा यूजर्स को सपोर्ट कर पाएंगे। सो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप टेलीकॉम कंपनी जो है ना अपने कॉलिंग के लिए अगर पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल कर रही है, तो वो क्या होगा कि अब वो बैंडविड्थ को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी, और बैंडविड्थ का जितना अच्छा यूटिलाइजेशन होगा उतना ही आप ज़्यादा कस्टमर्स को सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, नाउ पैकेट स्विचिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कई बार क्या होता है कि राउटर्स पर बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है और राउटर्स के पास इतना स्पेस नहीं होता है कि उन पैकेट्स को वो स्टोर करके रख पाए। तो राउटर की एक प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जो उसके पास पैकेट आने लग जाते हैं, तो राउटर्स फिर क्या करता है, उसकी क्यूज लंबी होती चली जाती हैं, बफर्स जो होते हैं इसके पास, और फिर वो पैकेट्स को ड्रॉप करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे पैकेट का लॉस होना शुरू हो जाता है, और जब पैकेट का लॉस होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली आप जब कॉल कर रहे हैं और आपका कुछ डेटा लॉस हो रहा है ना, तो जनरली कॉलिंग में कुछ पैकेट्स के लॉस को बियर किया जा सकता है, लेकिन लॉस अगर ज़्यादा हो जाए, कंजेशन की सिचुएशन हो जाए, तो फिर आपकी कॉलिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ओके, तो पैकेट स्विचिंग में कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपकी नेटवर्क में इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है राउटर्स पर कि वो कंजेस्टेड हो जाए, तो कॉलिंग की क्वालिटी नहीं गिरेगी। लेकिन कॉलिंग की क्वालिटी तब गिर जाएगी जब आप
आपके नेटवर्क पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ़ यूजर्स ज़्यादा बढ़ जाए या ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो जाए, ओके, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। हालांकि ये प्रॉब्लम कब नहीं होती, जब आप सर्किट स्विचिंग इस्तेमाल कर रहे होते तो रिसोर्स पहले से ही रिजर्व हो जाते हैं। अब रिसोर्स नहीं बचा है तो फिर रिजर्वेशन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं आती, तो नेटवर्क आपका स्टेबल रहेगा। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो आपका नेटवर्क कंजेस्टेड हो जाएगा, और कंजेशन में फिर क्या होता है, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो इससे खैर क्या होगा, आपके कॉलिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, कॉल की क्वालिटी गिर जाएगी, ओके। तो पैकेट स्विचिंग भी ऐसा नहीं है कि कोई इशू है पैकेट स्विचिंग के साथ, लेकिन इस तरीके के सिनारियो में जब नेटवर्क पर कंजेशन बढ़ जाता है, नेटवर्क पर कंजेशन का मतलब राउटर्स पर जब कंजेशन बढ़ जाता है, और कंजेशन का मतलब क्या होता है कि जब राउटर्स पर उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा इनपुट से पैकेट्स अराइव करने लग जाए, तो वो फिर क्या करता है कि प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है। उसका जो टाइम है क्यूज को मैनेज करने में ही, पैकेट्स के प्रोसेसिंग करने में, उनको डिलीट कर ड्रॉप करने में और उसका नोटिफिकेशन भेजने में ही टाइम स्पेंड करने लग जाता है, और एक्चुअल वो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं कर पाता है। तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है, ओके। सो थोड़ा सा अनरिलायबिलिटी हो सकती है। बाकी पैकेट स्विचिंग इज़ वेरी गुड फॉर बैंडविड्थ, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, और कॉल क्वालिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा। तो इसलिए आप देखेंगे वोल्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं पैकेट स्विचिंग को, और इवन जियो जो है ना पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए वो उनका जो है ना वो पैकेट स्विचिंग हो गया डेटा। सो अब पैकेट स्विचिंग में अब जो कॉस्ट है वो डेटा की लगने वाली है, ओके। सर्किट स्विचिंग में आपको पैसा ज़्यादा क्यों लगता था, टेलीकॉम कंपनी में कॉल चार्ज क्यों होते थे, क्योंकि उनके रिसोर्स ज़्यादा लग रहे थे। लेकिन अब आप उसी काम को पैकेट स्विचिंग से करने लग जाओगे तो आपका रिसोर्स जो ना नेटवर्क पर कम लग रहा है, तो ऑब्वियसली कॉल की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो पैकेट स्विचिंग से कॉलिंग की कॉस्ट डाउन हो जाए आ जाती है, क्योंकि अब आपका डेटा ट्रांसमिशन वाली रेट लग रही है, क्योंकि एक्चुअली आपका अब डेटा ट्रांसमिशन ही हो रहा है एक तरीके से, नॉर्मल जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वैसे ही। सर्किट स्विचिंग में क्या होता था, रिसोर्स रिजर्व होते थे, तो उस रिसोर्स के रिजर्व होने की वजह से कंपनीज को ज़्यादा आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता था। अब आप कम रिसोर्स ले रहे हैं तो आपको चार्ज ऑब्वियसली कम लगेगा, और कंपनी का भी फ़ायदा हो गया, वो ज़्यादा कस्टमर्स को एक साथ सपोर्ट कर पाएगी। सर्किट स्विचिंग में आप कम कस्टमर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर पाते हैं। तो दैट्स वाई पैकेट स्विचिंग इज गुड, देयर इज नो इशू। लेकिन समटाइम्स क्वालिटी ऑफ सर्विस मे गो डाउन, और वो कब, जब आपके राउटर्स कंजेस्टेड हो जाएं तब। तो अगर आप अपने नेटवर्क की कैपेसिटी को इतना मेंटेन रखिए कि कंजेशन की सिचुएशन ही नहीं आए, तो आप पैकेट स्विचिंग के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग का एडवांटेज ये है। नाउ डिसएडवांटेज क्या है पैकेट स्विचिंग का, आप बता सकते हैं? यही जो मैं अभी बता रहा था कि क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी नहीं होगी इसमें। सर इसमें अगर एक साथ बहुत सारे पैकेट्स आ जाते हैं तो इसका क्वालिटी घट जाएगा। हाँ, क्वालिटी ऑफ सर्विस गारंटी नहीं है इसमें, नो गारंटी ऑफ बट स्टिल पैकेट स्विचिंग इज वेरी गुड। एंड ये इंटरनेट पर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छा देती है, काफ़ी अच्छा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन देती है, तो दैट्स वाई इंटरनेट यूजेज पैकेट स्विचिंग, ठीक है। एनी क्वेश्चन? सर इसमें रीट्रांसमिशन होता होगा कि नहीं? हाँ होता है, रीट्रांसमिशन होता है। दोनों में होता है? हैं? सर्किट स्विचिंग में जरूरत ही नहीं पड़ती है, लॉस नहीं होता है। अगर नेटवर्क रिलायबल है तो बाकी रीट्रांसमिशन हो सकता है, दैट इज नॉट ए इशू। हालांकि सर्किट स्विचिंग में जनरली कॉलिंग के लिए होता है, तो कॉलिंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें थोड़ा बहुत डेटा लॉस हो भी जाए तो आप उसे बियर कर सकते हैं। तो सर्किट स्विचिंग में जरूरत नहीं पड़ती पहले रीट्रांसमिशन की, क्योंकि लॉस होगा ही नहीं डेटा, क्योंकि आपकी बैंडविड्थ रिजर्व है, नोबडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब योर कम्युनिकेशन, और कंजेशन होगा भी नहीं। सर्किट स्विचिंग जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कंजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जितना रिजर्वेशन कर पाएंगे उतना ही तो कर पाएंगे। सो आप इसको ऐसे समझिए, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे रिजर्वेशन के बाद ही वो आपको सीट अलाउ करता है ना, तो वहाँ कंजेशन होगा रेस्टोरेंट में, वहाँ नेसेसरी है कि आप रिजर्वेशन करके जाएंगे, तो कोई भीड़ भाड़ नहीं होने वाली है, वो रिजर्वेशन देंगे ही नहीं, और जो रिजर्वेशन देगा उसी को सीट मिलेगी। तो अगर 100 सीट्स हैं उसके पास, 100 रिजर्व हो गई, वो रिजर्व बुकिंग बंद कर देंगे, तो कोई कंजेशन नहीं होगा। कंजेशन कहाँ होगा? एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पहले से बुकिंग नहीं करने की ज़रूरत है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है, जैसे फेस्टिव सीजन हुआ, हॉलीडे सीजन हुआ,
वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स पहुँच गए, पता चला बहुत भीड़ लग गई, और वो फिर वो ना ज़्यादा लोगों को लाइन लगी हुई है वहाँ, कंजेशन हो रहा है, क्योंकि वो तो 100 लोगों को ही सर्व कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, और पहुँच गए 200 लोग, तो एक क्योस क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो कॉलिंग सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, वो एडवांस रिजर्वेशन है। आपका रिजर्वेशन अब नहीं पॉसिबल है तो यूजर्स को रोक दिया जाता है। पैकेट स्विचिंग में आप नहीं रोकते हैं, है ना। पैकेट स्विचिंग में ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ 100 यूजर्स हो गए, अनाउंस कर दीजिए अब कोई और नहीं आएगा, रेस्टोरेंट पर के पास में आसपास भी नहीं दिखेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो सर्किट स्विचिंग इज अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन। जैसे आप होटल में गए, आपने रिजर्वेशन किया, एक सो रिजर्वेशन करने की जो प्रॉब्लम है वो हेडेक है। आपका एक बार रिजर्वेशन हो गया, देन यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, सीधा आप जाइए अपनी सीट पर बैठिए, वेटर को ऑर्डर करिए, है ना। लेकिन पैकेट स्विचिंग को आप उस तरीके से देख सकते हैं कि आपने एडवांस रिजर्वेशन नहीं किया है, तो फिर आपको सीधे पहले पहुंचना पड़ेगा। तो आप सीधे पहुंच सकते हैं, अब आपको रिजर्वेशन करने की हेडेक नहीं लेना है, दैट इज इशू। आपको सीट खाली मिल गई, आप बैठे और ऑर्डर कर दिया, दैट इज अ गुड है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम तब हो सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब भीड़ ज़्यादा है, तब हो सकता है आपको सीट भी नहीं मिली, आप रिजर्वेशन करके नहीं गए थे, सीट नहीं मिली, अब आपको वेट करना पड़ रहा है, लाइन में लगे हुए हैं आप, क्योंकि सारी सीट्स ऑक्यूपाइड है, जब खाली होगी तब आपको मिलेगी। सो दैट काइंड, सो उस केस में आपके यहाँ क्योस क्रिएट हो सकता है, बहुत सारे लोग क्यू में हैं, कुछ लोग क्यू से भाग जाएंगे, कुछ लोग लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे होटल वाले से, है ना, क्योस क्रिएट होता है। तो इसी तरीके से पैकेट स्विचिंग में भी क्योस क्रिएट हो सकता है। बहुत सारा डेटा आ गया, राउटर्स कंजेस्टेड हो गए, वो सर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, पैकेट ड्रॉप करना शुरू कर देता राउटर, पैकेट ड्रॉप करना शुरू करेगा, तो पैकेट जब ड्रॉप होते हैं तो फिर उनका नोटिफिकेशन भेजने और उन सब में क्यू को हुई, वो क्यू से पैकेट्स को अंदर बाहर करने में ही बिजी हो जाएगा, कोई ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। सो दोनों के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। हालांकि नेटवर्क इंटरनेट के लिए पैकेट स्विचिंग इज सेलेक्टेड, तो नेटवर्क में इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। सर्किट स्विचिंग ज़्यादातर केस में टेलीफोन नेटवर्क्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। सर और कॉलिजन डोमेन क्या होता है? कॉलिजन डोमेन ये अब हम सब आगे डिस्कस करेंगे, जब हम मैक प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तब कंटेंशन और कॉलिजन डोमेन, ये सब चीज़ें तभी डिस्कस करेंगे। ओके, कॉलिजन डोमेन का मतलब होता है जब कंपीट कर रहे हैं मल्टीपल लोग, सो उस टाइम को हम कॉलिजन डोमेन बोलते हैं। तो कई प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे लिंक शेयर्ड है, तो सबसे पहले लोगों को compete करना पड़ता है। तो एक टाइम डिसाइडेड होता है या एक इनिशियल टाइम सेटअप फेस होगा, उसमें आपको चैनल्स को रिजर्व करने के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। तो वो जो टाइम है उसको हम कॉलिजन डोमेन बोलते हैं, टाइम एंड स्पेस, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन डोमेन। तो अभी आपको क्लियर नहीं होगा कॉलिजन डोमेन, ठीक है। जब हम मैक प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ये कॉलिजन डोमेन क्या है, ठीक है। ओके सर। ओके, सो नाउ अब हम इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है रफली वो डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा और टाइम दीजिए, क्योंकि आई एम थिंकिंग ये इसको ख़त्म कर रहे हैं। सो इंटरनेट में एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट जो है ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और इसमें एक सिंगल नेटवर्क नहीं है, और देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स, उनके साइजेस भी अलग अलग हैं, एंड उनकी जो गवर्निंग बॉडीज हैं दे आर ऑल्सो डिफरेंट। ओके, सो अगर आप इंटरनेट को समझेंगे तो इंटरनेट के एक तरीके से जो स्ट्रक्चर इट्स अ काइंड ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। सो इंटरनेट में जो मेन जो कोर जो बनाते हैं वो है आईएसपीज के नेटवर्क। ओके, सो आईएसपीज के नेटवर्क को जनरली हम हायरार्की में 3 हायरार्की में डिवाइड करते हैं, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर, समटाइम्स पीपल ऑल्सो यूज द टर्म टीयर 3, ठीक है। मेनली टीयर 1 एंड टीयर 2 है, लेकिन टीयर 3 इज ऑल्सो देयर। सो हालांकि ये जो स्टेटस है कि कोई नेटवर्क टीयर 1 है या कोई नेटवर्क टीयर 2 है, ये कोई इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं है जो उनको ये स्टेटस असाइन करती है कि ये पर्टिकुलर नेटवर्क टीयर 1 हो गया। ओके, सो लेट मी टेल यू कि व्हाट इज टीयर 1 एंड टीयर 2। सो जनरली इंटरनेट में क्या है कि जैसे मैंने बताया, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। सो बैकबोन में जो आपके बनाते हैं, तो बैकबोन में कई नेटवर्क हैं। सो लेट्स से इस तरीके से 2 नेटवर्क्स हैं, 3 नेटवर्क्स हो सकते हैं, ये बैकबोन के नेटवर्क हैं। सो
ये नेटवर्क आपस में कनेक्टेड है एंड ये जनरली लार्ज नेटवर्क्स होते हैं जिनकी अप्रोच ग्लोबल होती है। ओके, ये मल्टीपल कंट्रीज में जनरली ये स्पान करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं TIER, टीयर वन। सो यू माइट हैव सम टीयर वन नेटवर्क्स, और ये नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। नाउ इन नेटवर्क्स की खासियत क्या है कि इनके जो राउटर्स और जो लिंक्स हैं बहुत हाई कैपेसिटी के होते हैं। ओके, और लिंक्स की जो कैपेसिटी है अब GBps में होती है, मे बी 40 Mbps या 60 Mbps से ना 600 Mbps से लेकर के 10 Gbps तक की इनकी जो लिंक्स होती हैं। ओके, सो ये इनकी जो मतलब इट गाइडलाइन है, आई एम नॉट सेइंग कि इससे कम कैपेसिटी की लिंक नहीं हो सकती हैं। ज़्यादातर केस में इनके जो राउटर्स हैं वो वेरी पावरफुल राउटर्स होते हैं, और इनकी जो लिंक्स हैं वो सम Gbps की होती हैं, जनरली 600 Mbps से लेकर के 10 Gbps तक की, और ज़्यादातर केस में ये ऑप्टिकल फाइबर लिंक होती हैं, और ये इंटरकॉन्टिनेंटल नेट लिंक्स भी होती हैं। मतलब ये जो नेटवर्क्स हैं एक कंट्री तक सीमित नहीं होते हैं, दे आर स्पैनिंग थ्रू मल्टीपल कंट्रीज। सो ऐसे कई सारे नेटवर्क्स हैं जिसमें जिनके नाम है, कई कंपनीज के नेटवर्क हैं जिनको हम टीयर वन बोल सकते हैं। स्प्रिंट, AT&T, NTT, ये टेलीकॉम कंपनीज है, ध्यान रखना है। ज़्यादातर जो ग्लोबल कंपनीज हैं इसमें हमारे इंडिया से भी है एक टाटा कम्युनिकेशन, हालांकि आपको बुक में नाम नहीं मिलेगा इसका, टाटा कम्युनिकेशन। सो ये सब क्या है, ये टीयर वन है, टीयर वन ISPs हैं। एक वेरिजॉन भी है, सो आपके बुक में आपको सारे नाम मिल जाएंगे। ओके, वेरिजॉन, एस्प्रिंट और ये सब हैं, क्वेस्ट, लेवल 3। ओके, सो दीज नेटवर्क्स आर नाउन एज टीयर वन नेटवर्क्स। ओके, और टीयर वन नेटवर्क्स की ज़्यादातर खासियत क्या है कि इनके लिंक्स जो ना हाई स्पीड होती हैं, वेरी हाई स्पीड लिंक होंगे, और वेरी हाई स्पीड राउटर्स होते हैं, और ये जनरली डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस यूजर्स को नहीं देते हैं। जनरली, आई एम सेइंग जनरली, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहिए सर ने कहा है कि ये डायरेक्टली इंटरनेट सर्विस नहीं देती है तो इसको, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन तो देता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि टाटा कम्युनिकेशन भी हमारे यहाँ देखेंगे वो अपनी इंटरनेट सर्विस किसी और के थ्रू देते हैं। हालांकि ये टाटा कम्युनिकेशन हमारे यहाँ है, ये पहले आपने नाम सुना होगा VSNL, नाम सुना है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। एक कंपनी हुआ करती थी गवर्नमेंट की, सरकारी, इसको टाटा ने एक्वायर कर लिया। BSNL अलग है, ध्यान रखना। यस, ठीक है, भारत संचार। हाँ भारत, हाँ ये विदेश संचार थी, ये विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो जनरली इन कंपनीज के क्या होते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल लिंक होते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सबमरीन केबल्स ये बिछाए हुए होते हैं, हाई कैपेसिटी की लिंक होती हैं। ओके, तो इनका काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नाउडेज अब हमारा एयरटेल का भी नेटवर्क काफ़ी मतलब वो वर्ल्ड वाइड है, तो आप उसे भी टीयर वन की कैपेसिटी उसमें रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बताया कि ये कोई जो टीयर वन सेटअप कैटेगरी है, ये इसको देने के लिए कोई एजेंसी नहीं है। तो आप पूछेंगे कि अगर कोई कंपनी है टीयर वन तो क्यों है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है, और कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका भी कोई आंसर नहीं है ना। बट दिस इज अज्यूम्ड, लोग मानते हैं कि ये टीयर वन कंपनीज हैं। ओके, सो ये बुक काफ़ी पहले लिखी गई है, तो आप वो खास करके ये अमेरिकन ऑथर हैं, तो उन्होंने ज़्यादातर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ के ही कंपनियों को नाम लिखा है, एशिया में से नहीं है। ओके, लेकिन कई कंट्रीज में ऐसी नेटवर्क्स, बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो एक तरीके से यू कैन से दैट दे आर टीयर वन। नाउ टीयर वन कंपनी जो है ना, ये क्या करती हैं, कई सारे और लोअर लेवल ISP, ध्यान रखना ये ISPs हैं, टीयर वन ISP, ये फिर और ISPs को इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, जिसे हम बोलते हैं टीयर टू। ओके, सो ऐसे कई सारे टीयर टू ISPs हैं जो टीयर वन से कनेक्टेड होते हैं, जो उनसे इंटरनेट एक्सेस लेते हैं। ओके, सो और ये आपस में भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, टीयर टू, ठीक है, इस तरीके से। सो कोई किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। जनरली टीयर टू जो कंपनीज हैं वो टीयर वन से कनेक्शन लेती हैं, इंटरनेट कनेक्शन दे, उनके बीच में आपस में भी टाई अप हो सकता है, और वो टाई अप जनरली वो डिपेंड करता है कि वो डेटा एक्सचेंज किस तरीके से करेंगे, और कई बार इनके बीच में डेटा एक्सचेंज पॉइंट भी होते हैं, IXP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है,
सो टीयर 1 और टीयर 2 आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच में आईएसपी होते हैं। टीयर 2 भी आपस में एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं, और टीयर 1 जनरली कंपनी टीयर 2 को चार्ज करती है ट्रैफिक के लिए, और ज़्यादातर केस में टीयर 1 के बीच में टाई अप होता है कि वो एक दूसरे को चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो इनके बीच के एमओयू पर डिपेंड करता है। जनरली कंपनी आपस में एमओयू करती हैं, वो डेटा के लिए चार्ज नहीं करती हैं। तो जैसे इस कंपनी के आईएसपीज हैं, टीयर 1 के अंडर में जितने भी आईएसपी हैं, उनका ट्रैफिक हो सकता है यहाँ पहुँचाना है तो वो टीयर 1 के थ्रू जाएगा, तो हो सकता है वो इस ट्रैफिक के लिए इनके बीच में एमओयू हो, तो हो सकता है वो एक दूसरे को चार्ज ना करें, एंड समटाइम्स दे मे ऑल्सो चार्ज। तो इन कंपनीज की अर्निंग है वो डेटा ट्रांसमिशन के बेस पर वो चार्ज करते हैं। एंड देन टीयर 2 जो है ना, कई सारी टीयर 3 नेटवर्क्स को जो जिनका इस प्रेजेंस जनरली रीजनल होती है, एक स्टेट में या कंपनी के कंट्री के कुछ मल्टीपल स्टेट्स में होता है, सो ये रीजनल आईएसपी होते हैं, जिसे हम टीयर 3 बोलते हैं। टीयर 3 आईएसपी ये रीजनल होते हैं, ठीक है। टीयर 2 की अप्रोच एक कंट्री तक हो सकती है, ये मल्टीपल कंट्रीज में स्पान करते हैं। टीयर 1 टीयर 2 विद इन कंट्रीज जनरली होते हैं, और ये कंट्रीज के स्टेट्स के अंदर होते हैं, एक स्टेट या मल्टीपल 2 स्टेट। पूरी कंट्री में इनकी प्रेजेंस नहीं होती है ना, पूरी कंट्री में इनकी प्रेजेंस नहीं होती है। हालांकि आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, सब कंपनियां बड़ी हो गई हैं जैसे इंटरनेट लेकिन कुछ कंपनीज इंडिया में भी ऐसी है जिनकी अप्रोच कुछ ही सिटी के अंदर है, कुछ स्टेट्स के अंदर है, सब जगह वो सारी स्टेट्स में नहीं देते हैं सर्विसेज अपनी। हालांकि कुछ कम इंडिया में तो अब सिचुएशन जियो ने सब कुछ बदल दिया, तो कई कंपनियों को ख़त्म ही कर दिया उसने लोकल, जैसे आपने देखा होगा यूनिनोर और ये सब जिनकी कुछ स्टेट्स में प्रेजेंट थी वो ख़त्म हो गई। तो अब ऐसा सिनेरियो नहीं बचा, लेकिन ऐसे भी आईएसपीज हो सकते हैं जिनकी प्रेजेंस एक कंट्री के कुछ स्टेट्स के अंदर होती है, तो उन्हें हम रीजनल आईएसपीज जनरली बोलते हैं, ओके। और रीजनल आईएसपीज टीयर 2 से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, और ये जो टीयर 3 है या टीयर 2 है ये डायरेक्टली यूजर्स को कनेक्शन देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं, यूजर्स को देते हैं, तो आप इनसे कनेक्शन ले सकते हैं। हालांकि टीयर 1 जो कंपनी है बहुत रेयरली जो ना डायरेक्टली यूजर को कनेक्शन देते हैं, ठीक है, बहुत रेयरली देते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आईएसपीज, ठीक है। सो मेनली आप देखेंगे इंटरनेट में जो कोर पार्ट है वो आईएसपीज के नेटवर्क से बनता है, और वो 3 तरीके के हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 आपके बैकबोन बनाते हैं, और टीयर 2 को वो इंटरनेट कनेक्शन देते हैं, उनके ट्रैफिक को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, और टीयर 2 टीयर 3 को देते हैं, और कम ज़्यादातर केस में टीयर 2 इंटरनेट सर्विस यूजर्स को भी देते हैं, और किसी अदर आईएसपीज को भी इंटरनेट सर्विस देते हैं। सो टीयर 3 में जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का हो जाएगा, जैसे आपकी लैब में कंप्यूटर्स हैं तो वो टीयर 3 का पार्ट हो गया, क्योंकि अब वो आपको इंटरनेट एक्सेस दे रहे हैं। या कोई छोटी मोटी वाईफाई कंपनी है जो अपने वाईफाई सेटअप करती है और आपको इंटरनेट कनेक्शन देती है, ओके। सो दिस इज द आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेरियस आईएसपीज इनटू द इंटरनेट, ओके। तो आज यहीं क्लोज करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने पढ़ा है आप बुक से एक बार इसको और पढ़ लें, सो दैट आपको थोड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। So let me close.